नमस्कार दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से इतिहास विषय अध्याय 1 कक्षा 6 क्या कब कहाँ और कैसे। चैप्टर का नाम है क्या कब कहाँ और कैसे। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ यह भी जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। तो आप इसके लिए पहले मानचित्र देखो जो मैंने दिया हुआ है और नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी कहाँ है, तो नर्मदा नदी अगर सामान्यतः अभी वर्तमान में देखोगे तो मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देगी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो सामान इकट्ठा करके रहते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे, अर्थात शिकार किया करते थे। अब तुम ऐसा करो कि पाकिस्तान की तरफ देखो तो तुम्हें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पता लगेंगी, दिखाई देंगी। मैंने इस पर सर्कल भी कर रखा है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब ये जो क्वेश्चन है सुलेमान और किरथर का, ये सीटेट में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, इवन जो स्टेट लेवल के परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये गारो और मध्य भारत, गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, ये तुम्हें सारी मेघालय में दिखाई देंगी। और विंध्य का जो क्षेत्र है, विंध्य की पहाड़ियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, ये तुम्हें मैप में दिखाई देगा सामान्य रूप से। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ देखो, क्योंकि अभी इससे आगे और चीज़ें हमें डिटेल में पता चलेंगी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब ये भी देखो कि गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सोन नदी कौन सी है, क्योंकि सोन के बारे में हमें बहुत कुछ मिलना है आगे, और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो मगध के बारे में हम लोग बाद में विस्तार से पढ़ेंगे ही। मगध वैसे वर्तमान में बिहार क्षेत्र में आता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह
में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। तुमने इतिहास में बहुत सुना होगा कोलंबस का नाम, जिसने स्पेन से लेकर अमेरिका तक गया और नई दुनिया की खोज करी। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। एक बार फिर से मानचित्र को ध्यान से देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करो। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान कहाँ हैं? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत की जानकारियां हम कई तरीके से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेज़ों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ये क्वेश्चन भी सीटेट में भी पूछा गया है, सिविल सर्विस में भी पूछा गया है, अन्य एसएससी लेवल की परीक्षाओं में भी पूछा गया कि आखिर ये होती किससे थी। तो एक बार और मैं डिटेल से बताता हूँ। तो ये पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। मैंने तुमको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। याद रखना, हिंदी तब नहीं थी, ज़्यादातर प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था या संस्कृत भाषा का यूज़ होता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरीके से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, जो कि उनके अभिलेख में दिखाई देता है। तो ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं, ये वर्तमान अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख अशोक का है, जिसमें अशोक ने अपना आदेश उत्कीर्ण कराया है, जिसके अशोक के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद के बारे में भी पूछा जा चुका है कि पुरातत्वविद कौन होता है। तो ऐसी जो अभिलेख हैं या पांडुलिपियां हैं, इन सबको एकत्र पढ़ने वाला और उनको इकट्ठा करने वाला व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं।
पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, पांडुलिपियों आदि का अध्ययन करता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करता है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? ये क्लास 6 की इतिहास की पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके या फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरीके के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसका मतलब यही हुआ कि वो लिखते नहीं थे कुछ, जिसके कारण हमको पता चल पाए कि एक्चुअली उनके जीवन में होता क्या था, क्या घटित होता था। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरीक़ा का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि ईसा पूर्व अर्थात ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। मीन्स अगर हमको 1500 बिफोर क्राइस्ट जाना है, बीसी जाना है, 1500 बीसी जाना है, तो हम लोग कहेंगे 3500 साल पहले, मतलब 2000 जो है वो बेसिक पॉइंट है। अंग्रेजी में बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और कभी कभी तुम तिथियों में से पहले एडी लिखा हुआ देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से ये बना है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से उसके बाद क्या हुआ। कभी कभी एडी की जगह सीई अथवा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई क्या है? सीई का मतलब होता है कॉमन इरा। कॉमन इरा मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद का। और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन इरा। बिफोर कॉमन इरा का मतलब है कि कॉमन इरा वो हमने माना है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है। हम उन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, जो हम लोग अब कैलेंडर मानते हैं।
भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 200 वर्ष पूर्व का मतलब है जब अंग्रेज यहाँ आए हैं तब हम लोगों ने शुरू किया है, अन्यथा उसके पहले हम लोग तिथियों से ही सारा कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। बीपी का बिल्कुल मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं क्या, ब्लड प्रेशर नहीं, इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। जैसा कि हम पहले पढ़े कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो ये जो आप संकेत देख रहे हैं, इससे ये पता लगाते हैं कि ये क्या रहा होगा। जैसे नीचे जो चीज़ें दी हैं, इसको अलग अलग अक्षर दे रखे हैं और अक्षर से फिर पता लगाया गया है कि वो क्या रहा होगा। जैसे इसमें ये देखो, शेर जो बना हुआ है इसको एल से दिया गया है और नीचे भी शेर जो है वो एल से दिया गया है। फिर उसके बाद जो ये बाज या जो भी बनाया गया ये ए से दिया गया है, इधर भी ए से दिया गया है। तो मिस्र में उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है, जहाँ से यह ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। इसमें मेनली यूनानी और मिस्री लिपि का मिश्रण है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। जो ये फ्रेम बनाया गया जिसमें नाम लिखा गया, इसको कारतूस कहा जाता है। तो ये कारतूस वाला नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, बंदूक में लगाने वाला। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। तो अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो अपने तरीके से ही कि पहला बड़ा राज्य कौन सा था, किस नदी के किनारे था, आखेट संग्रहण कहाँ से स्टार्ट हुआ, गारों की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, 2500 वर्ष पूर्व किस नगर की स्थापना हुई, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। हालांकि ये ज्योग्राफी में भी आएगा, उसमें भी मैं बताऊँगा। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ, कहाँ से हुआ, क्या चीज़ें उपजाई गई, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कहाँ से मिले। ठीक है, तो पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, अभिलेख क्या होते हैं, और पुरातत्वविद किसे कहते हैं, इतिहासकार क्या होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस पहले चैप्टर से बनते हैं और कुछ उसमें से पूछे गए हैं, क्योंकि कई परीक्षाओं में अभी नया स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे ही पूछा गया है। लेकिन जब आप और डिटेल में जाओगे पढ़ना या आगे बढ़ते चले जाओगे, पेपर का पैटर्न और डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो इसी एक छोटे से चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप हमेशा इसको नोट्स बना के पढ़ने की कोशिश करो। अपना कोशिश करो कि घर में बैठ के, अभी खाली समय है, अच्छा समय है, इस पर नोट्स बनाओ और लगातार उसको लर्न करते रहो, लगातार उसको देखते रहो। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार करिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।